वन पीस की हिस्ट्री में हमने कई भयानक विलन देखे हैं, पर चैप्टर की स्टार्ट होते ही जो सीन हमारे सामने आता है, उसने पूरी वन पीस कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया है। जंगल की उस तबाही के बीच धुआं उड़ रहा है। लूफी जमीन पर पूरी तरह जख्मी पड़ा है और खुद से कह रहा है, मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? अगर मैं अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। और लूफी घबरा के आवाज लगाता है, हे ओल्ड मैन। और जब वह स्कॉपर गबान के पास पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं आता है और गबान से माफी मांगता है। पर गबान तो गबान है। वह एक सेवेज स्माइल के साथ कहता है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया है, तुम जैसे फेलर के लिए तो नहीं, मैंने ये सब एल्बाब के लिए किया है। मैं इस कहानी को यहीं खत्म नहीं होने दूंगा। और लूफी खांसते हुए पूछता है, आखिर ये चीज है क्या? वह गबान से इमू की सच्चाई जानना चाहता है। यह सुनकर गबान का चेहरा सीरियस हो जाता है। वह कहता है, उसका असली नेचर तो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, पर अगर मैं उसे कोई नाम देना चाहूँ तो मैं कहूंगा कि वह एक गॉड है। और इसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है अंडरवर्ल्ड में। वहाँ के खौफनाक जानवर दहाड़ रहे हैं। एक ऐसी दहशत फैल चुकी है जिससे दुनिया का अंत आ गया हो। तभी एक ऐसी जानलेवा हाकी की वेव आती है जो एक ही सेकंड में सबको नॉकआउट कर देती है। और दोस्तों, ये हाकी किसी और की नहीं बल्कि खुद इमू की ही थी। इसके बाद सीन सीधा इमू पर शिफ्ट होता है। गबान के उस इंसेन अटैक के बाद इमू की हालत खराब हो चुकी है। दुनिया का सबसे बड़ा रूलर जमीन पर पड़ा है और गुस्से में बड़बड़ा रहा है, पायरेट किंग का क्रू। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो गोड वैली के बंदे इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं उनको रॉक्स के साथ ही निपटा देता। और तभी होता है इमू का एक नया ट्रांसफॉर्मेशन। उसका साइज अचानक से डबल ट्रिपल हो जाता है। उसके सर पर हॉर्न्स और भी बड़े हो जाते हैं। उसके हाथों में मिस्टीरियस रिंग टाइप स्ट्रक्चर आ जाता है और एक ऐसी जोरदार हाकी रिलीज होती है जिससे पूरा आइसलैंड शेक करने लगता है। और एक तरफ जहां इमू ऐसा रैम्पेज कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ हमें ओल्ड लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। चॉपर वहां पहुंचता है और देखता है कि सारी बुक कम्प्लीटली सेफ है। रोबिन बताती है कि यह सब बिल्बो की मदद से हुआ है। तभी सोल चॉपर से कहता है, चॉपर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए बात करो, मुझे यकीन है कि यह हमें कुछ ना कुछ कहना चाहता है। चॉपर थोड़ा कंफ्यूज था। उसने सोचा था कि बिल्बो एक साइलेंट टाइप का क्रिएचर है। और तभी बिल्बो चॉपर से कुछ कहता है जिसे सुनकर चॉपर के तो होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें ही फटी की फटी रह जाती है। आखिर बिल्बो ने क्या सीक्रेट रिवील किया होगा? क्या वह वाइट सेंचुरी का नया राज है? गाइस, जैसे कि हमें पता है ये ओल एल्बाब की हिस्ट्री से पहले से ही जिंदा है। इसने जरूर कुछ न कुछ ऐसा राज बताया होगा कि जिससे चॉपर की हालत ऐसी हो चुकी है, उसके पूरी तरीके से होश उड़ चुके हैं। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट जंगल में होता है जहाँ पे कोंकर साकी ब्लास्ट होने लगती है। लूफी और गबान भी उस ओरा को सेंस करते हैं और अब इमू उनके सामने आ चुका है अपने न्यू लुक में। दोस्तों, इमू के अब 4 हॉर्न्स आ चुके थे। सामने के 2 मेसी हॉर्न्स और पीछे के 2 छोटे। उसके हाथ ब्लैक ओमेन यानी ब्लैक फ्लेम से कोटेड हो चुके थे। उसका लुक बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुका था। दोस्तों, तुम्हें ये नहीं लगता कि इमू भी लूफी की तरह ही अपने फॉर्म चेंज करते रहता है? जैसा कि हमें पता है कि डेविल फ्रूट यूजर के सिर्फ 3 ही फॉर्म होते हैं, उनका फुल क्रिएचर फॉर्म और हाइब्रिड फॉर्म और उनका नॉर्मल फॉर्म। और हमें अभी इमू के 4 फॉर्म देखने को मिल चुके हैं। जो स्टार्टिंग में इमू की एंट्री हुई थी और उसके बाद ये फॉर्म और वहाँ साबो के सामने वाला फॉर्म और जो मोरल में वह एक अलग फॉर्म है। इसके बाद इमू गबान को घूरता है और तुरंत कहता है, तुम मेरे हनेबी अटैक से बच गए और सिर्फ एक ही हाथ कट गया, इम्प्रेसिव था यह। पर इसको पर गबान कहता है कि यह मेरी लाइन थी। मेरे उस कोंकरस हाकी के ब्लास्ट से तुम कुछ ही दूर जाके गिरे और वापस हमें मारने के लिए आ गए एक नए लुक में। और वह हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ताली नहीं बजा सकता क्योंकि अब मेरा एक हाथ कट चुका है। और फिर इसके बाद इमू कहता है कि मेरा नेक्स्ट अटैक सब कुछ खत्म कर देगा। गबान समझ जाता है कि बात हाथ से निकल चुकी है। वह लूफी से कहता है कि अपने क्रू को लो और यहाँ से भागो। पर लूफी जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। इमू बिना वक्त वेस्ट किए अपना अल्टीमेट अटैक होने बामी गबान पर लॉन्च करता है और गबान भी अपनी एक्स उठा के उस अटैक को फेस करने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी आसमान से हजीरुद्दीन की एंट्री होती है। द वॉरियर ऑफ एल्बा मैदान में कूद पड़ता है। वह आते ही अपना अटैक गगनेर लॉन्च करता है। इमू के मुंह पर जोरदार पंच जड़ देता है। इमू काउंटर में उस पर ब्लैक फ्लेम छोड़ता है, पर हजीरुद्दीन का पंच इतना जोरदार था कि वह सीधा जाके एडम ट्री के तने पर लगता है। पर दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जोरो और सांजी जैसे टॉप टायर फाइटर ने जब इमू पर अटैक किया था तो उन्हें इमू ने कितनी आसानी से हरा दिया था। तो फिर भी हजीरुद्दीन, जिसको लूफी ने अपने बेस फॉर्म में ही हरा दिया था, वो इमू के इस गॉड लेवल ट्रांसफॉर्मेशन में उसे डैमेज कैसे दे पा रहा है? क्या इमू की ऑब्जर्वेशन आखिर काम नहीं कर रही है? कोई भी बीच फाइट में आता है और उसे पंच जड़ देता है, जैसे लूफी ने मारा था, अब ये मार रहा है। वेल, इसका तो एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ये एल्बाब की जमीन है और यहाँ के वॉरियर अपनी मिट्टी
मिट्टी पर एक अलग ही लेवल का पावर और प्राइड होल्ड करते हैं और हजरुद्दीन ब्लैक फ्लेम से अपनी शील्ड की वजह से बच जाता है पर उसकी शील्ड चूर चूर हो जाती है। वह हंसते हुए कहता है, मैं एक ही ट्रिक से दोबारा नहीं फंसने वाला। गबान हजरुद्दीन को वार्न करता है, ये बंदा इमोर्टल है, यहाँ से भागो। ईमू की ब्लैक फ्लेम दोबारा उनकी तरफ बढ़ती है और हजरुद्दीन उन दोनों को बचाने के लिए वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है। गबान चिल्लाता है, इस फाइट को किसी और दिन के लिए छोड़ दो, अभी पीछे हट जाओ। पर हजरुद्दीन जो जवाब देता है उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो कहता है, एल्बाब के वॉरियर कभी नहीं झुकेंगे, एक ट्रू वॉरियर हमेशा बैटल में मरने के लिए तैयार रहता है। गबान गुस्से में कहता है कि तुम्हारी मौत के बाद क्या होगा, और तभी हजरुद्दीन के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। अगर मैं मर भी गया तो क्या, लोकी अभी भी यही है। और उसके इतना कहते ही पीछे से लोकी तेजी से दौड़ते हुए फाइट में इंटर करता है। पर किसी चमत्कार की तरह हमारा लूफी भी सारी इंजरी से कम्प्लीटली ठीक हो चुका है। गबान शौक में है कि तुम सबको आखिर हो क्या गया है, पर अब बातों का वक्त नहीं था। लूफी, लोकी और हजरुद्दीन अपनी अल्टीमेट पावर चार्ज करते हैं। तीनों मिलकर एक साथ इमू पर अटैक लॉन्च करते हैं और वन पीस की हिस्ट्री का सबसे इंसेन कॉम्बो अटैक गोकुकू सेवेंटी द अटैक ऑफ द थ्री जनरल्स और इसी माइंड बेंडिंग दुनिया हिला देने वाले अटैक के साथ यह चैप्टर एंड हो जाता है।